Now welcome to my YouTube channel. It's unit 2 of course 7. Now we are going to start this unit. तो आज की हमारी यूनिट का नाम है फिलॉसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशंस इन इंडिया. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2.1 जो है एजुकेशनल फिलॉसफीज, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड ह्यूमैनिज्म. तो हम इसमें क्या देखेंगे कि शिक्षा जो है ना उसको चार लोग किस नज़रिए से देखते हैं. चार लोग एक चीज़ को चार तरीक़ों से देखते हैं. जब हम बोलते हैं ना कि चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, उन चार लोगों के बारे में इस बार सोचना है. ठीक है. और वास्तविकता ये है कि चार लोग वो पूरी खा के, गरम पूरी खा के बरसी में चले जाते. तो उन चार लोगों के बारे में वैसे सोचना नहीं होता, बट फिलॉसफी में हम सोचेंगे. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आइडियलिज्म. आइडियलिज्म जिसे आदर्शवाद कहा जाता है, इसकी बेसिक सोच क्या है कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है विचार और मन. आइडियलिज्म मतलब आदर्शवादी वाली सोच बोलती है कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विचार और मन है. भगवान, आत्मा, सच्चाई ये सब असली हैं और ये दिखने वाली दुनिया नकली है. शिक्षा का मतलब क्या बोलती है कि शिक्षा में इसका मतलब क्या है. तो इसमें बोलते हैं कि टीचर है ना वो सबसे ऊपर है, गुरु ही भगवान है, जो वो बोलेगा वही सही है. बच्चे टीचर के आगे छोटे होते हैं. ठीक है. और ये ना किताबी ज्ञान पर जोर देता है. कहता है किताबी ज्ञान जो है ज़रूरी है. इतिहास, दर्शन, साहित्य, धर्म ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहता है साइंस मैथ से ज़्यादा ना करेक्टर बनाना इम्पॉर्टेंट है. इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है कि बच्चे को इतना ज़्यादा अच्छा इंसान बनाना है कि वो सत्य, सुंदर और नैतिक हो जाए. एक लाइन है, सा विद्या वा विमुक्ता है, जो मुक्ति दिलाए वही विद्या है. इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, लेक्चर देना, नॉर्मली आपस में बातचीत करना, कहानी सुनाना. ठीक है. नेक्स्ट हमारे आते हैं नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म ये क्या कहता है, प्रकृतिवाद, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद. प्रकृति ही सब कुछ है. बच्चा खुद एक पौधा है, उस पर ज़बरदस्ती मत करो, उसको उसके हिसाब से बढ़ने दो, उसको सीखने दो. भगवान, आत्मा ये सब बकवास है. ठीक है. और अब हम इसका देखते हैं शिक्षा में इसका मतलब क्या है. भाई चाइल्ड सेंटर्ड है. ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है. टीचर का काम सिर्फ माली जैसा है, पानी देना, खाद देना. बच्चा जो है उसको खींचो मत, उसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ने दो. प्रकृति ही सबसे बड़ी टीचर है, ऐसा नेचुरलिज्म में कहा गया है कि किताब से ज़्यादा बच्चे को ना इन्वायरमेंट में छोड़ दो, वो खुद उससे सीखेगा. ठीक है. और इसका मेन मोटिव है, और जो कि जॉन डेवी ने बोला है, लर्निंग बाय डूइंग. बच्चा करके सीखता है. और इसका एम क्या है, बच्चे को ना उसकी नेचुरल एबिलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ने दो. ये नहीं है कि भाई कोई बच्चा वीक है तो तुम उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना रहे हो, ये भी इम्पॉसिबल जैसा ही है. और फिर नहीं है इंटरेस्ट तो नहीं है ना, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो जाने दो. इसका तरीका क्या है, बच्चे को खेल खेल में सीखने दो, घूम फिर के, एक्सप्लोरेशन करके, है ना. हम कहते हैं ना कि आपने देखा होगा प्रोजेक्ट मेथड या ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण क्यों कराया जाता है, बच्चे को हम पिकनिक पे क्यों लेके जाते हैं. बच्चा ना फिजिकली चीज़ों से इंटरेक्ट करके सीखे. ठीक है. तो उसको एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग मिलती है जो कि प्रैक्टिकल होती है और यूज़फुल भी होती है. नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा है प्रेगमेटिज्म. प्रेगमेटिज्म मतलब होता है करके सीखना. करके सीखना इसे व्यवहारवाद बोलते हैं. इसकी बेसिक सोच क्या है कि जो काम की है वही सच है, और सत्य जो है मतलब जो ट्रुथ है वो टाइम के साथ बदलता रहता है. आज जो काम आए वही सही है और कल जो काम आएगा वही सही है. ठीक है. इसका शिक्षा में मतलब क्या है, ये कहते हैं कि स्कूल जो है ना वो एक छोटा सा समाज है, यहाँ जीना सीखो. ये कहता है बच्चों को कि ना दुनिया के बाहर की प्रॉब्लम्स क्लासरूम में लाओ, उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है ना तो एक बढ़िया सिटीज़न बनता है. ठीक है. ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं कि सिर्फ सुनो मत, खुद करके सीखो. ठीक है. और इसका मतलब एम क्या है कि बच्चे को हमें क्या बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है. इसका तरीका क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपीरियंस बेस्ड, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस तो मिलना ही है, ग्रुप वर्क करवाना है हमें उन्हें. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमैनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानवतावाद. ये क्या बोलती है, ये फिलॉसफी क्या बोलती है कि भाई बेसिक सोच क्या है इसकी, दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ना इंसान है. क्या बोलती है कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है, ना भगवान है ना प्रकृति है. हर इंसान स्पेशल है, उसकी इज्जत करो, उसकी फीलिंग को समझो.
इसका शिक्षा में मतलब क्या है कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आज बच्चा दुखी है तो कल मैथ पढ़ा देना, आज बच्चे को सुनो, ठीक है। आज़ादी दो, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है उसको चूज करने दो, ज़बरदस्ती मत थोपो। मकसद क्या है इसका, इसका एम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब इंसान जो बन सकता है वो बन जाए, बस खुश रहे और सेटिस्फाई रहे। इसका तरीका क्या है, बच्चे को प्यार से समझाओ, डांटो मत, उनकी बातें सुनो, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराओ। तो ये चीज़, तो इस तरह से हमारी हमारी जो 2.1 है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम हमारी आते हैं 2.2, ठीक है। ये क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन फिलोसफर्स। तो हमारे पहले हम इंडियन फिलोसफर्स की बात कर लेते हैं जो कि नेशनल फिलोसफर्स हैं। इसमें सबसे पहले आ गए हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, इनका एक विचार था, या फिर हम बोलते हैं ये बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं जिसे कहते हैं नई तालीम। नई तालीम या वर्धा योजना 1937, इन्होंने क्या बात करी थी कि 7 से 14 साल वाले बच्चों को ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्लस वर्क एक्सपीरियंस। ये बोलते थे कि बच्चों को ना हस्तकला, शिल्पकला ये सब आनी चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस आना चाहिए। लाइक बच्चे को ना वोकेशनल पे फोकस करते थे ये। इन्होंने 3H की बात करी है, हेड, हर्ट एंड हैंड, कि इन सब का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि असली शिक्षा वही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है। जब हम अपनी अर्निंग का हमारे पास सोर्स होगा तो हम अपनी शिक्षा का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हमारी जो होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं गुड करेक्टर बिल्डिंग। ये कहते हैं कि ना करेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन का काम सिर्फ हमारे को एजुकेटेड बनाना नहीं है, सिर्फ हमारा गुड मोरल करेक्टर भी बिल्डअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है श्री औरोबिंदो। औरोबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात करी है। इंटीग्रल एजुकेशन में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कंप्लीट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, मीन्स सोल, माइंड एंड बॉडी, या बोलो बॉडी माइंड सोल, कुछ भी कह सकते हैं, इन तीनों का डेवलपमेंट। ये बोलते हैं कि भाई बॉडी भी ज़रूरी है। कहने का क्या मतलब है, बॉडी भी ज़रूरी है। इनका कहने का मतलब है कि भाई योगा खेल के बिना पढ़ाई अधूरी है। मन की शक्ति, माइंड से क्या बोलेंगे, मन की शक्ति, सोचना, समझना, क्रिएटिविटी। आत्मा, सोल, मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या रिश्ता है, ये भी तो एक पढ़ाई है। टीचर का काम सिर्फ ना ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि बच्चे के अंदर जो हिडन एबिलिटीज है उसको बाहर लाना भी होता है। ये कहता है कि ना डेवलपमेंट करो 5 हिस्सों का, 5 पार्ट का ह्यूमन बॉडी में क्या क्या आता है, फिजिकल, मेंटल, वाइटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ये क्या बोलते हैं, ये शांति निकेतन मॉडल देते हैं। ये कहते हैं प्रकृति गोद में पढ़ाई करो, प्रकृति की गोद में पढ़ाई करो, 4 दीवारी तो जेल जैसी लगती हैं। ये कहता है पेड़ के नीचे क्लास। अब इसका मतलब क्या है, पेड़ के नीचे क्लास, भाई नेचर से फ्रैंक होके, नेचर से दोस्ती करके, चिड़ियों की आवाज़ में नीचे बैठ के पढ़ाई करो, मतलब एकदम प्रकृति के एकदम क्लोज होकर, ठीक है। बच्चों को आज़ादी दो, बच्चा क्या पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, उसको उसकी मर्जी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल करो, क्योंकि सिर्फ अगर हम बैलेंस बेटा ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ करिकुलर कराते जाएं तो कहीं ना कहीं बच्चा बोर हो जाएगा, लैक इंटरेस्ट दिखाएगा। तो वो चीज़ भी हमें बच्चे की ध्यान रखनी है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो हम बोल सकते एबिलिटीज़ है, उनको भी निखारना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईस्ट वेस्ट का मिक्स, मतलब अपनी संस्कृति भी और दुनिया का ज्ञान भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा स्वामी विवेकानंद, मैन मेकिंग एजुकेशन। इसकी मेन सोच क्या है, स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले चैप्टर में बताया है कि हर ह्यूमन परफेक्ट है, हर ह्यूमन परफेक्ट है, बस उसकी परफेक्शन को बाहर लाने वाला प्रोसेस ही क्या बोलते हैं, एजुकेशन, ठीक है। ये बोलते हैं करेक्टर पहले डिग्री बाद में, मतलब ने क्या बोलता है ये, करेक्टर पहले और डिग्री बाद में, मतलब पहले अच्छे इंसान बनो, ठीक है, डर को निकालो और हिम्मत लाओ, उसके बाद की डिग्री वाली बात आती है। गरीब के लिए शिक्षा, ये बोलते हैं जब तक एक भी कुत्ता अगर भूखा है ना तो मेरा खाना हराम है, मतलब मास कम्युनिकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है, मास एजुकेशन चाहिए। फिर ये कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एक बात पर ध्यान लगाना ही असली पढ़ाई है। अगर आप कंसंट्रेशन से कोई काम कर रहे हैं तो वो एक्चुअल एजुकेशन वही है। अपने पैरों पे खड़ा होना, ये कहते हैं कि नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो,
ठीक है, अब हम अपने इंटरनेशनल फ़िलासफ़र्स के लिए देख लेते हैं उनके क्या फ़िलासफ़ीज़ हैं, क्या उनके पर्सपेक्टिव हैं एजुकेशन को लेके। तो सबसे पहले आता है जॉन डेवी। इन्होंने प्रेगमेटिज्म वाला लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या बोलते हैं कि करके सीखो, लेक्चर से नहीं, प्रोजेक्ट बना के, एक्सपेरिमेंट करके। फिर ये बोलते हैं डेमोक्रेसी लाओ क्लास में, टीचर तानाशाह नहीं, बच्चों से पूछो बेटा अब तुम्हें क्या लगता है, उनके भी राय शामिल करना। ठीक है, ये बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व करो, समाज की प्रॉब्लम्स को क्लास में लाओ और सॉल्यूशन निकालो। नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन लॉक। इनकी जो थ्योरी थी टबुलर रासा, इसे बोलते हैं ब्लैंक स्लेट। ये क्या बोलते हैं कि बच्चा है ना एक कोरी स्लेट जैसा है, वो ना अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जो सीखेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, वही दिमाग पर लिख जाएगा। इसलिए अच्छा माहौल दो, आदत से इंसान बनता है। ये बोलते हैं रोज़ प्रैक्टिस जो है, अच्छी आदतें डालो। इसमें बोला है कि बच्चों को सज़ा नहीं देनी, ठीक है, मारपीट से बच्चा बिगड़ता है। फिर बोलते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या बोला है कि हर एज पे बच्चे की जो थिंकिंग है ना वो अलग होती है, हर एज पे उसके सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था, हम सभी जानते हैं। और 4 स्टेजेस हैं, उन 4 स्टेजेस को मैं आपको बताती हूँ। पहली है 0 से 2 ईयर्स की एज, जिसे हम सेंसरी मोटर कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो बच्चा है ना फिजिकल सेंसरी इंटरेक्शन से इन्वायरमेंट को सीखता है, टचिंग, सीइंग, टेस्टिंग, मूविंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 2 से 7 ईयर्स की एज, प्री ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है बच्चा ना खुद कॉन्सेप्ट जोड़ता है, जैसे मून हमारे साथ साथ चल रहा है, ऐसे बच्चे खुद कॉन्सेप्ट जोड़ रहा है। नेक्स्ट आती है 7 से 11 की एज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है बच्चे में ना लॉजिक ऑपरेशनल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ किसके, कॉन्क्रीट चीज़ों के, है ना, ये जो चीज़ें वो देख रहा है। फिर आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 12+ वाले बच्चों के लिए एज की। इसमें ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आना बच्चों की स्टार्ट हो जाती है और वो मैनिपुलेट करने लग जाता है आइडियाज़ को। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि हर भाई अब तुम एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को अलजेब्रा कराओगे तो क्या वो सीख जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि हर एज पे थिंकिंग अलग होती है ना, बच्चे का उतना तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है कॉग्निटिव। तो हम हर क्लास के अकॉर्डिंग हमने देखा है ना, जो करिकुलर होता है उसमें चेंजेस होते हैं, उसका कुछ ना कुछ लेवल हार्ड या फिर मिनिमल रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जीन जैक रूसो। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं नेचुरल डेवलपमेंट, प्रकृतिवाद वाली बात करते हैं कि बच्चे को खुला छोड़ दो, वो प्रकृति में सीखेगा। चाइल्ड सेंटर्ड बात करते हैं कि बच्चे को सेंटर में रख के चलो, टीचर तानाशाह नहीं है, बच्चे की भी राय को शामिल किया जाएगा। फिर आता है हमारा मारिया मोंटेसरी। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चे को करके सीखने दो। ठीक है, और सेल्फ लर्निंग, खुद करके, जब बच्चा खुद करके सीखता है ना तो सेल्फ लर्निंग होती है, वो बेटर सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 2.3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। अब हमें ये देखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, क्या कहता है, 3 चीज़ समझेंगे, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड सरकार की जिम्मेदारी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना वो मौलिक अधिकार होते हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। और अगर कोई इनकी आलोचना करता है, अवहेलना करता है, तो हम सीधा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो देखते हैं। आर्टिकल 21A, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना उसका मौलिक अधिकार है। ये कब आया, 2002 में 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्कूल में बच्चा 6 से 14 साल का पैसे की वजह से उसको मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम तेरा एडमिशन नहीं करेंगे, बेशक उसकी एज 6 to 14 है, ठीक है, तो वो संविधान के खिलाफ है। सरकार की ड्यूटी है कि स्कूल दे, किताब दे, टीचर दे, और इसके खिलाफ जो है ना बेटा, इसके फेवर में उस बच्चे के कार्रवाई भी होएगी। आर्टिकल 29, ये क्या बोलता है, भाषा संस्कृति का अधिकार। ये क्या है, किसी भी कम्युनिटी को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने का हक है। अब एजुकेशन में इसका पर्पस क्या है भाई, अगर तुम्हारे गांव में तमिल बोलते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे गांव में जो है ना तमिल बोलते हैं,
ठीक है। तो तुम मांग कर सकते हो कि भाई जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं क्लास 1 to 5, तो उसमें रीजनल भाषा में बच्चों को सिखाया जाता है। तो आप डिमांड कर सकते हो कि भाई हमें तमिल में ही प्राइमरी क्लासेस में हमारे तमिल दो, ठीक है, और कोई भी मना नहीं करेगा। फिर आता है आर्टिकल 30, माइनॉरिटी को स्कूल का अधिकार। मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, माइनॉरिटीज़ अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, ठीक है। मदरसा, कॉन्वेंट स्कूल, खालसा कॉलेज, ये सब इसी राइट से चलते हैं। सरकार उनके काम में बिना वजह तंग या टांग नहीं अड़ा सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा आर्टिकल 15, यह प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं। क्या है, धर्म, जाति, जेंडर, जन्म स्थान के नाम पर स्कूल में भेदभाव नहीं होगा। मतलब लड़की को साइंस मत दो या साइंस एससी को एडमिशन मत दो, ये इलीगल है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है बेटा। ये वो दिशा निर्देश होते हैं जो सरकार को ना भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने और सामाजिक आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जब नीतियां बनाती है ना सरकार, तो ध्यान में रखनी होती है। आयरिश के संविधान से लिए गए हैं या प्रेरित हैं। इन्हें ना न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है, और हम इसकी डिमांड भी नहीं कर सकते, बट ये नॉर्मली है, ठीक है। तो आर्टिकल 45 क्या बोलता है, ये बोलता है सरकार कोशिश करेगी, पहले था बेटा ये कि सरकार कोशिश करेगी 10 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी शिक्षा मिले। अब बदल गया, अब 86 अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया सरकार 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की कोशिश करेगी। मतलब अब 0 से 6 साल के बच्चों की आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल की जिम्मेदारी भी सरकार की है। फिर आता है बेटा हमारा आर्टिकल 46, कमज़ोर वर्ग का ध्यान। ये क्या है, SC ST और जो कमज़ोर वर्ग है उनकी शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए सरकार खास ध्यान देगी, जैसे कि स्कॉलरशिप, हॉस्टल, रिजर्वेशन इन कॉलेज, ये सब इसी वजह से है। फिर आता है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये सरकार को याद दिला सकते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, पर आप इनके लिए बोल नहीं सकते कि हमें ये नहीं मिल रही, ठीक है। इसका है बेटा आर्टिकल 51A के, और ये ना पेरेंट्स की ड्यूटीज़ हैं मेनली। तो आर्टिकल 51A के में क्या बोला है कि हर पेरेंट या गार्जियन जो है का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजे। मतलब सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, माँ बाप की भी ड्यूटी है। अगर तुम जानबूझकर बच्चे को काम पर भेज रहे हो तो तुम भी गलत कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़। फिर नेक्स्ट हमारा आता है RTE एक्ट 2009 एंड RPWD एक्ट 2016 डिटेल में। मतलब दो बड़े कानून जो बताते हैं कि हर बच्चे को चाहे वो गरीब है या दिव्यांग है स्कूल में पढ़ाने का हक कैसे मिलेगा। अब RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका पूरा नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। कब से लागू हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि आर्टिकल 21A 2002 में लिख दिया था 6 से 14 साल के बच्चों को मतलब मौलिक अधिकार है पढ़ाई का, लेकिन भाई उसको ग्राउंड लेवल पे उसको प्रैक्टिकली ना लागू नहीं किया गया था, तो उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए ये एक्ट आया। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, कि मतलब फ्री, फीस, किताब, यूनिफॉर्म, मिड डे मील सब फ्री, माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं लेना है। कंपल्सरी क्या है, सरकार की ड्यूटी है कि हर बच्चे के लिए स्कूल बनाए, 1 किलोमीटर पे प्राइमरी, 3 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेटा 25 रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल को अपनी क्लास फर्स्ट की 25% सीट गरीब, SC ST, दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री रखनी पड़ेगी, उनका खर्चा सरकार देगी। मतलब गरीब का बच्चा भी DPS DAV में पढ़ सकता है। नो डिटेंशन पॉलिसी जो पहले थी अब हट गई है। पहले 8वीं तक भाई किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता था, ये हमने देखा है ना, लेकिन 2009 में से बदला कि अब 5th और 8th में भी एग्ज़ाम होगा, फेल हुए तो 2 महीने में दोबारा मौका, फिर भी फेल होते हो तो रोक सकते हैं, ठीक है, आपको आगे की क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे।
पर बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं टॉर्चर के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, है ना। तो इसलिए सरकार ने क्या एक्शन लिया है कि भाई नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चे को मारना, मुर्गा बनाना, धूप में खड़ा करना, ठीक है, पूरा बैन है। टीचर ने मारा तो जेल भी हो सकती है। बच्चे को मानसिक तौर पर डराना भी गलत है और खासकर बैन है। फेल हो जाएगा, निकम्मे बोलना भी गलत है, कुछ नहीं बोलना, पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक। फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल कैसा होना चाहिए, इसके नॉर्म्स। टीचर और स्टूडेंट की रेशो, भाई प्राइमरी में 1 से 30 यही बच्चे की रेशो होनी चाहिए, और अपर प्राइमरी में 1 से 35। बिल्डिंग में अब एक कमरा, ऑफिस, टॉयलेट लड़का लड़की के सेपरेट होने चाहिए, पीने का पानी, खेल का मैदान, बाउंड्री वॉल, है ना, ये सब होना चाहिए। टीचर डीएलएड बीएड मतलब जो उनका नॉर्म्स होते हैं, भाई टेट पास हो, सीटेट पास हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। वर्किंग डेज कि भाई जो प्राइमरी क्लास है उसके 200 दिन होने चाहिए और 220 दिन अपर प्राइमरी के लिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसे हम एसएमसी भी बोलते हैं, हर स्कूल में ना 75% मेंबर पेरेंट्स होंगे, ऐसा सरकार ने कहा है, ठीक है। माँ बाप डिसाइड करेंगे कि पैसा कहाँ खर्च करना है, और टीचर आते भी हैं या नहीं आते, इसमें पेरेंट्स की राय ली जाती है एसएमसी की जो मीटिंग होती है। एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं। पहले क्या होता था, हम किसी स्कूल में अपना एडमिशन कराते थे तो हमारा आईक्यू चेक करने के लिए या फिर हमारा पिछली प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हमारा टेस्ट लिया जाता था, करंट लेवल हमारा देखने के लिए। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ना कोई टेस्ट नहीं लेगा, ये सरकार ने कहा है। और आपसे कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। और अगर आपसे कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, कहता है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम एडमिशन नहीं देंगे, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा तो हुआ है आरटीई का। क्या क्या फ़ायदा हुआ है भाई, एनरोलमेंट बढ़ा है बच्चों का 96%, लगभग सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ड्रॉप आउट कम हुआ है, लड़कियां भी अब जा रही हैं, उनकी रेशो में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को बढ़ोतरी मिलती है। प्राइवेट स्कूल भी गरीब के लिए खुल गए हैं। अब भाई मैंने बताया कि 25% रिजर्वेशन जैसे कि मिला है तो उस वजह से, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। क्वालिटी ख़राब, स्कूल आ गया पर एसईआर की रिपोर्ट वही सेम चीज़ बताती है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। और 25% वाले जो बच्चे हैं जिन्हें मतलब प्राइवेट स्कूल में जो कोटा मिल जाता है, उन्हें भाई जो मतलब अपर बच्चे हैं, जो हम बोल सकते हैं अपर लेवल के, या हम बोल सकते हैं अपर क्लास, तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तू मतलब कोटे से आया, कुछ भी। टीचर की कमी, या टीचर ट्रेनिंग नहीं है या फिर टीचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आरपीडीडब्ल्यू एक्ट 2016। इसका पूरा क्या नाम है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये कब से लागू हुआ, ये हुआ लागू 19 अप्रैल 2017, ठीक है। जो 1955 वाला पीडब्ल्यूडी एक्ट था ना, ये उसका नया वर्जन है, यूएन की बात सुनकर ये बना। क्यों ज़रूरी है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ने का भी बराबर का हक मिलना चाहिए, इसलिए इसके मेन पॉइंट्स है बेटा, वो हम ध्यान देंगे। पहले ना पीडब्ल्यूडी जो एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, जैसे कि हम सब जानते हैं। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ थी, डेफ ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, और एक आप लोगों के लिए आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर। अब भाई अब वो बढ़ाकर जो पहले हम ये देखते हैं कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो 7 डिसेबिलिटीज़ थी ना, अब 21 कर दिए। इससे क्या हुआ है कि लोग जो है डिसेबिलिटीज़ के लिए अवेयर होंगे और बाकी डिसेबिलिटी के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। इंक्लूजन लाना इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। अब भाई सरकार ये कहती है ना कि सभी बच्चों को शामिल करो, ठीक है, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट बनाओ, ये चीज़ें। फ्री एजुकेशन, ये जैसे कि हम नॉर्मल अपना आरटी एक्ट देखते हैं तो उसमें 6 से 14 सालों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, लेकिन आरपीडीडब्ल्यूडी जो एक्ट है उसमें 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। 5% रिजर्वेशन मिलता है जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, 4% उन्हें नौकरी में और 5% हायर एजुकेशन में, ठीक है। भेदभाव करना अपराध है, अगर किसी अंधे को आप अगर अंधा बोलोगे तो जेन्युइन बात है भाई वो बुरा मान जाएगा। और ऐसी चीज़ है कि अगर आप ऐसा बोलते हो ना तो आपको 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है, 10,000 से 5 लाख तक का जुर्माना। और आपको पता है सबसे मेन जो कि किसी को भी नहीं पता ऑलमोस्ट, स्पेशल कोर्ट एंड कमिश्नर। हर स्टेट में डिसेबिलिटी कमिश्नर होता है,
शिकायत कर सकते हो अगर स्कूल मना करे। जैसे कि बैरियर फ्री स्कूल को आप बोल सकते हो कि भाई बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाओ, जैसे कि रैंप लिफ्ट सब कुछ सुटेबल करो। ठीक है, स्टडी इन्वायरमेंट, ब्रेल में किताब, ऑडियो बुक्स, लार्ज प्रिंट, टीचर, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। करिकुलम दिव्यांग बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर दो या अकोमोडेट कर लो, कुछ भी भाई बच्चे की जेन्युइनली चीज़ों को लेकर। ठीक है, फिर स्कूल को क्या करना पड़ेगा ये तो हमने देख लिया। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज़। मेजर पॉलिसीज़ हम देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, इसे राधा कृष्ण सर्वपल्ली कमीशन कहा जाता है। ठीक है, ये पहले चेयरमैन थे इस कमीशन के, बाद में प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है बेटा, इनका काम क्या था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई को सुधारना। ठीक है, इनके क्या मेन काम करिए, डिग्री से पहले करेक्टर। ये बोले कि ना भाई यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ नौकरी देना नहीं है, एक अच्छा करेक्टर बनाना भी है, एक अच्छा इंसान बनाना भी है। इन्होंने 3 साल की डिग्री करी। पता है आपको, पहले 2 साल की डिग्री होती थी, बाद में इन्होंने ना BA BSc करवाई 3 साल की। फिर मॉरल एजुकेशन, ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष तरीके से नीति शिक्षा पढ़ाओ। फिर इन्होंने बोला गर्ल्स एजुकेशन, कि लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोलो। टीचर का लेवल, इन्होंने कहा प्रोफेसर की जो सैलरी है उसे अच्छी हो भाई, ताकि जो टैलेंटेड हैं वो लोग आए। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसमें क्या है, 1952 से 53। मुडेलियर कमीशन, ठीक है, डॉक्टर AL मुडेलियर इसके चेयरमैन है। इन्होंने 9 से 12 तक सेकेंडरी स्कूल के मतलब सुधारने की बात करी। इनकी मेन बात क्या थी, 10+2+3 सिस्टम का आइडिया। इन्होंने बोला था कि 12 तक स्कूल फिर 3 साल कॉलेज, यही सिस्टम आज भी कई जगह चल रहा है। मल्टीपर्पज़ स्कूल, एक ही स्कूल में भाई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, टेक्निकल सब कुछ सब्जेक्ट रखो, बच्चे अपनी पसंद से चूज़ करें। फिर उन्होंने बोला मातृभाषा में पढ़ाई, कि भाई रीजनल भाषा में पढ़ाओ, इंग्लिश का भूत उतारो। ठीक है, फिर उन्होंने 3 भाषा फॉर्मूला दिया, क्या था, हिंदी इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की कि 11 से 12 में कोई काम धंधा सिखाओ, ताकि 12 के बाद बच्चे को जॉब मिल जाए, जो हम आज करते हैं स्किल इंडिया है ना। तो कहीं ना कहीं सब कुछ पहले की चीज़ों से लिया गया है बेटा। कभी भी ना पॉलिसी बनती है ना तो पहले रिकॉर्ड को देखकर बनती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। ठीक है, कोठारी कमीशन, चेयरमैन कौन थे इसके, डॉक्टर DS कोठारी। सबसे इम्पोर्टेंट कमीशन है बेटा, इसी की रिपोर्ट आज तक चल भी रही है। नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक सबको सुधारना इनका मेन मोटिव था। कॉमन स्कूल सिस्टम, की गरीब बच्चा और CM का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, कोई अलग अलग लेवल के स्कूल नहीं होंगे, कोई VIP नहीं है इतना। ठीक है, फिर 10+2+3 का स्ट्रक्चर को इन्होंने और ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल में स्कूल में भाई स्किल सिखाओ। ठीक है, गांधी की वो नई तालीम वाली बात कर दी इन्होंने। तो साइंस एजुकेशन पे जोर, देश को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए भाई, फिर आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे, छोड़ो अभी जो कह रहे हैं वो ध्यान देते हैं। ये बोलते हैं कि देश को ना भाई डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, साइंस लैब हर स्कूल में हो, और जो सरकार को बोलो 6% उनकी GDP का जो है अपनी कमाई का 6% जो हिस्सा है शिक्षा पर खर्च करे, जो आज तक नहीं हुआ बेटा। शिक्षा आपने देखा होगा SSC में कितने लफड़े हुए थे, कहते हैं हमारे पास 1300 करोड़ रुपए नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए अलग सिस्टम कर सके। अभी चलो उस बात पे नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर आता है बेटा पार्ट बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है, तो 1968 की पहली पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर बनी बेटा। 10+2+3 को पूरे देश में लागू किया गया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी, 3 भाषा फॉर्मूला की बात की, इक्वलाइजेशन की बात की कि लड़की SC ST गांव में सभी बच्चों के लिए खास स्कीम। फिर आई बेटा 1986 की NPE। ठीक है, ये मतलब प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी के टाइम पे आई। क्यों लाए, 1968 वाली पॉलिसी थी ना 20 साल पुरानी हो गई थी। ठीक है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया था, और इसमें क्या क्या बात की गई कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हर प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे 2 टीचर, ब्लैक बोर्ड, चौक, झाड़ू, ये सब बेसिक चीज़ें पकड़ा दो। नवोदय विद्यालय,
इन्होंने क्या, गांव के गरीब लेकिन होशियार बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल वाला अच्छा स्कूल हो 6 से 12th क्लास तक। ओपन यूनिवर्सिटी की बात की कि इग्नू को बढ़ावा दो जिससे जॉब वाले भी पढ़ सके। वुमेन एजुकेशन की बात की कि लड़कियों की पढ़ाई पर फुल जोर, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। वोकेशनलाइजेशन, ये बोलते हैं कि 11 से 12वीं में, ठीक है, 11th-12th में 25% बच्चों को स्किल सिखाओ, कंप्यूटर, टीवी रिपेयर एक्सेट्रा। ये आईटी सेक्टर है ना बेटा, तभी से हुए थे, ठीक है। फिर बेटा हमारा थर्ड आता है प्लान ऑन एक्शन। प्लान ऑन एक्शन, NPE 1986 को कैसे लागू करना है उसको स्टेप बाय स्टेप प्लान। तो बेटा 1986 में ना बोला था ये करेंगे वो करेंगे, हुआ कुछ नहीं, ठीक है। 1992 में बताया कैसे करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे और कौन करेगा। फिर आता है बेटा DPEP, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हर जिले में प्राइमरी स्कूल सुधारो। मिड डे मील, बच्चे भूखे पेट नहीं पढ़ सकते भाई, इसलिए खाना शुरू किया। टीचर ट्रेनिंग, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हर जिले में खोला, ठीक है बेटा। फिर हमारा आता है NEP, आप सभी जानते हो 2020 में लागू गई। इसका स्ट्रक्चर हमें पता है लेकिन इसके चेयरमैन नहीं पता। बताऊं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो वाले, ISRO, ठीक है। ये 34 साल बाद आई पॉलिसी थी। इसका स्ट्रक्चर आपको मैं बता चुकी हूँ, 5+3+3 4 है फाउंड, और मैंने आपको इसको डिस्क्राइब भी किया था। फिर बोला था बेटा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये क्या है, कॉलेज में अगर 1 साल पढ़ोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ोगे तो डिप्लोमा, 3 साल में पढ़ोगे तो डिग्री, 4 साल तो रिसर्च। बीच में छोड़ दिया तो साल बर्बाद नहीं होगा, बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का डर खत्म, बोर्ड एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं, ठीक है। 6% ऑफ GDP, भाई फिर से बोला कि पैसा बढ़ाओ। HECI, UGC, AICTE सब खत्म, एक ही बॉडी है HECI, सब कॉलेज को देखेगी ये। तो बेटा इस तरीके से हमारी जो यूनिट है 2 ये कंप्लीट होती है। होप आप सभी को अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपके कमेंट्स को क्लियर करने के, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।